गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, यूपी पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों अभी से लग जाइए दोस्तों, क्योंकि आगे का समय जो दोस्तों बहुत ख़राब आने वाला है। अगर अभी से नहीं जागे आप लोग तो बाद में वाकई में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां बार बार नहीं मिलती हैं और ना ही बहुत आसानी से जो है वैकेंसी बहुत धड़ा आ रही है कि आप लोग जो है एक नहीं एक दूसरा पकड़ लेंगे। तो समय रहते दोस्तों चेत जाइए, जाग जाइए, ठीक है। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, खास करके यूपी पुलिस के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, इन सब के लिए अभी से लग जाइए दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों आपका प्राचीन भारत से रिलेटेड है। प्राचीन भारत का ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ से आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने की संभावना है। इसमें दोस्तों आपका जो प्राचीन भारत है दोस्तों, इसका पूरा निचोड़ दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और इसको हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की पूरी कोशिश कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। देखिए इन सभी ने जो है भारत का दौरा किया था अपने समय समय पर, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे पहले किसने किया था, बात ये आती है। तो सबसे पहले किया था मेगास्थनीज ने। किसने सबसे पहले किसने किया था, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो कौन थी, इंडिका। कौन थी, इंडिका। इसमें दोस्तों मौर्यकालीन समाज के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा विस्तृत ढंग से जो है इस पुस्तक में अच्छे ढंग से विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला, ये तो था ही। विक्रमशिला, ये भी था। नालंदा, ये भी था। लेकिन जो कौशाम्बी था ये नहीं था, ठीक है। कौशाम्बी जो है विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, शून्य की खोज किसने किया था। बराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका आर्यभट्ट ने ही किया था, सबसे पहले शून्य की खोज किया था, ठीक है। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही दोस्तों कि आप लोग अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और जो है अपना वीडियो को पॉज करके नोट्स बना करके भी जो है कि मेरा इसमें से कितना प्रश्न सही हो रहा है। 3 का ये आप लगा सकते हैं, 3 का बी लगा सकते हैं, जो भी आपके मन में आए। फिर जब मैं आंसर बताऊँ आपको तब जो है आप टिक करिए कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। आप अपने कॉपी पेन के साथ लेकर के बैठे तो कॉपी में आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महापाषाण संस्कृति 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत में महापाषाण काल में किस प्रकार के जो है औजार उपयोग में लाए जाते थे। पत्थर के बने अस्त्र थे या फिर पत्थर के बने औजार और उपकरण थे, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। क्वेश्चन नंबर 4, तो सही आंसर दोस्तों आपका बड़े पत्थरों से घेरी गई जो समाधियाँ थी, ठीक है, कब्रें थी लोगों की, ठीक है। जब उस समय लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे तो उनको ये समाधियाँ बनाई जाती थी और जो समाधियाँ थी वो बड़े बड़े पत्थरों से क्या हो जाती थी, घेरी जाती थी, ठीक है, ताकि उसकी सुरक्षा हमेशा के लिए बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 5, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या फिर कथा सरित सागर। तो सही आंसर दोस्तों आपका पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अच्छा ये हो गया पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बिल्कुल नहीं। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, नहीं। ताम्र पत्रों का अध्ययन, ये भी नहीं, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या करता है दोस्तों, ये आपके सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
हितोपदेश के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, भवभूत, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा? क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर दोस्तों आपका नारायण पंडित। नारायण पंडित क्या हैं? हितोपदेश के लेखक हैं। बाणभट्ट ने दोस्तों हर्षचरित और कादंबरी लिखा था। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था। और भवभूत ने मालती माधव लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? वसुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने या फिर वात्स्यायन ने? नाट्यशास्त्र, तो इसकी रचना दोस्तों भरत मुनि ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। वात्स्यायन ने दोस्तों कामसूत्र लिखा था। ठीक है। अश्वघोष और वसुमित्र जो थे दोस्तों, ये आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष ने दोस्तों बौद्धों का रामायण बौद्ध चरित्र लिखा था। ठीक है। और वसुमित्र जो थे दोस्तों, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में या फिर 73 ईसा पूर्व में? क्वेश्चन नंबर 9। तो सही आंसर दोस्तों आपका 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत, इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया? तो दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 11। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार, जुआ, संगीत या फिर घुड़सवारी? पुरा पाषाण काल की बहुत बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्या करते थे? शिकार का प्रयोग करते थे। इससे उनका मनोरंजन भी हो जाता था और भोजन बनाने के लिए उनको सामग्री भी मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से चाल्कोलिथिक एज किसे कहा जाता है? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या फिर लौह युग? तो सही आंसर दोस्तों आपका ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन हैं? स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन हैं? कालिदास, भास, भवभूत या फिर राजशेखर? तो सही आंसर दोस्तों आपका भास। स्वप्नवासव दत्ता के जो लेखक हैं दोस्तों, ये हैं आपके भास। क्वेश्चन 14। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए? तो सही आंसर दोस्तों आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी भी पढ़ाई होती थी। ठीक है। कई सारे बौद्ध भिक्षु भी रहते थे और लोगों को शिक्षा दीक्षा भी दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 15। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है? मौन है, यानी कि उस पर कोई भी उस पर वर्णन नहीं किया जा सका है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हु, जातक साहित्य या फिर उपयुक्त तो सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका मिलिंद पन्हु। ठीक है। इसमें राजा मिलिंद और जो नागसेन थे, इन दोनों के बीच में संवाद का वर्णन है। ठीक है। मिलिंद के प्रश्न थे और नागसेन द्वारा क्या किया गया, उसका उत्तर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? जावा मानव मतलब हाल ही का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन, निएंडरथल या फिर पेकिंग? तो सही आंसर दोस्तों आपका क्रोमैग्नन मानव क्या है? आधुनिक मानव के हाल का ही क्या है? पूर्वज है। क्वेश्चन नंबर 17। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या फिर अरिकमेड़ु? ईसा की प्रारंभिक सदियों में
भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ जो व्यापारिक संबंध थे, इसकी सूचना हमें किस पुरास्थल की खुदाई से मिलती है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या फिर अरिकमेडु? सही आंसर दोस्तों आपका अरिकमेडु। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली? तो कहाँ से निकल करके आया है? ब्राह्मी से, जो कि अशोक के समय से ही क्या है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल, गेहूं, अजौ, ज्वार या फिर बाजरा? क्वेश्चन नंबर 19। तो सही आंसर दोस्तों आपका गेहूं अजौ क्या था, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, फिर उसके बीजों को उसने बोया और फिर उसमें भी अनाज उत्पन्न हो गया। इस प्रकार खेती का प्रचलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें से बताना कि कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। कौन किसके दरबार में रहते थे? रवि कीर्ति ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। भवभूत ये भी थे यहाँ पे। हरिसेन जो थे दोस्तों, ये हर्ष के दरबार में नहीं रहते थे। हर्ष के दरबार में कौन रहते थे? बाणभट्ट। कौन रहते थे? बाणभट्ट। दंडी, नरसिंह वर्मन ये भी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 21, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 21। तो सही आंसर दोस्तों आपका रुद्रदामन की। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इर्थ्रियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? क्या ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरवै या फिर बारबेरिकम? कौन सा बंदरगाह था? सही आंसर दोस्तों आपका अरिकामेडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क करिएगा। पेरिप्लस ऑफ द इर्थ्रियन सी, लाल सागर का जो भ्रमण है, इस अज्ञातनामा लेखक को कौन सा बंदरगाह के नाम से जो प्रसिद्ध था? अरिकामेडु। क्वेश्चन नंबर 23, ताम्रास्म या फिर ताम्रपाषाण काल, जिसे कैल्कोलिथिक एज के में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, महाराष्ट्र के लोग थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे जो है रख करके दफनाते थे। किस दिशा में? बस आपको दिशा बतानी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या फिर पश्चिम से पूरब? क्वेश्चन नंबर 23। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर ही क्या करते थे? दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए? गुफाओं के शैलचित्र के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा अधिक फेमस है। क्वेश्चन नंबर 25, रामेश्वरम, इसको दोस्तों सुमेलित करना। रामेश्वरम कहाँ पर है? किस स्टेट में है? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में। द्वारका गुजरात में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, महाकाल उज्जैन, उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, बाकी आपके 2 ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट का क्या सही है? सेकंड। अब फर्स्ट का सेकंड, इसमें तो फर्स्ट से स्टार्ट है, ये हो नहीं सकता। आपका ऑप्शन ये क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मालती माधव के लेखक थे भास, भवभूत, शूद्रक या फिर हर्ष? तो सही आंसर दोस्तों आपका भवभूत। इसके पहले हमने आपको बताया था। हर्ष ने दोस्तों नागानंद, रत्नावली इन सब की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा नवीनतम माना जाता है? हिंडलबर्ग मानो, क्रोमैग्नन मानो,
पिल्टगन मानव या फिर नियंडरथल मानव। तो सही आंसर दोस्तों आपका क्रोमैग्नन मानव को ही क्या माना जाता है, सबसे नवीनतम माना जाता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 28, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी किसको दी जाती है? हेरोडोट्स को, यूरिपिडीज को, थ्यूसिडाइडिस को या फिर सुकरात को? तो इसमें एक ही ऑप्शन है दोस्तों, आप सबको पता है कि हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंध व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी व ब्यास। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है दोस्तों आपका सिंध व झेलम। ठीक है, सिंध व झेलम जो था दोस्तों, ये प्राचीन नगर जो था ये तक्षशिला के बीच में स्थित था। सिंध व झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था। झेलम नदी दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल? तो सही आंसर दोस्तों आपका चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सौगौरा का ताम्रपत्र, अशोक का रुक्मिणीदेय स्तंभलेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति या फिर चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभलेख? सही आंसर दोस्तों आपका सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता था। और ये क्या था? शाही आदेश था, यानी कि जो उस समय के सम्राट होते थे, राजा होते थे, उन्हीं के द्वारा ही ऐसा आदेश दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से दोस्तों बताना है कि जो सही कालानुक्रम है, इनका क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या है, उसके अनुसार क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो सोने के सिक्के, आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, पहले इनमें से क्या आया, या लोहे का हल आया या फिर नगर की संस्कृति का विकास हुआ? इनमें से क्या सही होगा? दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता में ही सबसे पहले नगर का विकास हुआ था, सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या होगा आपका, पहले सही होगा। और इस प्रकार आप 2 ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। फिर इसके बाद लोहे के हल का भी विकास हुआ। ठीक है, 4 के बाद क्या होगा, 3। अब दोनों में है 3। अब क्या करेंगे, अब सोने के सिक्के आए कि पहले जो है सिक्के चांदी के आए? और उसको आहत कहने का मतलब क्या है, आहत का मतलब क्या, उस पर चोट दी जाती थी। ठीक है, फिर उसके अनुसार क्या होता था, सिक्के को ढाला जाता था। ठीक है, तो पहले क्या आया था दोस्तों, यही आया था सोने के सिक्के, तो बाद में आए दोस्तों। सही आंसर दोस्तों आपका 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या फिर खरोष्ठी? पहले दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार। और जब ये लाइन खत्म हो जाती थी तो फिर यहाँ से स्टार्ट किया जाता था। तो सही आंसर दोस्तों आपका खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि थी? खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था? निगम का मतलब क्या है, कई सारे व्यापारियों का एक समूह था। चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज तो दोस्तों मंत्रियों का एक समूह था। परिषद कई सारे लोगों का एक समूह था। ठीक है, जो कि कई सारे संस्थाओं का कामकाज संभालती थी। और या फिर मणिग्राम? तो सही आंसर दोस्तों आपका मणिग्राम। जो व्यापारियों का जो निगम था, समूह था, उसे क्या कहा जाता था? मणिग्राम कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। ठीक है, यानी कि जो शक के अनुसार जो वर्ष था 465, उसमें पुलकेशिन फर्स्ट का जो बादामी शिलालेख है उसके बारे में वर्णन किया गया है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? 330। क्या सही है दोस्तों? 330।
सॉरी 601 होगा, कितना होगा 601। देखिए दोस्तों ये 465 से 601 कैसे हो गया। ठीक है, तो जो विक्रम संवत था आपका 57 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था ईसा पूर्व में, और जो आपका शक संवत आया था वो 78 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, 78 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 135। ठीक है, 57 नहीं सॉरी 58। ठीक है, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 601। ठीक है, इसी प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। आई होप दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36। अब इसको दोस्तों सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है वंश और एक तरफ दिया है उनकी राजधानियाँ क्या थी। ठीक है, तो गुप्त वंश, चंदेल वंश, चालुक्य और पल्लव, और इसको सूची सेकंड से क्या करना है मैच करना है आपको। तो गुप्त वंश देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी, पल्लव पनमलय। ठीक है, कौन सा सही है, फर्स्ट का क्या सही है 4। अब 2 ऑप्शन में है, दूसरे का कौन सा सही है 3, यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 37। इसको भी दोस्तों सुमेल करना है। एक तरफ उसका राज्य दिया गया, दूसरी तरफ क्या दिया गया है कैपिटल। चेर, चेर का कहाँ सही था दोस्तों आपका करियूर या वांजी। चोल का पुहर या कावेरी पट्टनम या फिर उरैयूर। ठीक है, पांड का कोरकई या फिर मदुरई। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या है सभी सुमेलित हैं। आपका ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 38। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखा था। विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर कल्हड़। मुद्रा राक्षस नन अदर देन विशाखदत्त। कौटिल्य ने क्या लिखा था दोस्तों, कौटिल्य ने लिखा था जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था दोस्तों। अर्थशास्त्र जो था ये आपका राजनीति पर आधारित पुस्तक थी। ठीक है, उस समय की जो सामाजिक दशाएं जो है था उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया, और राज्य का कार्य संचालन किस प्रकार होता है इसके बारे में भी वर्णन किया गया। बाणभट्ट ने दोस्तों क्या लिखा था, हर्षचरित लिखा था हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, और कल्हड़ ने क्या लिखा था दोस्तों, कल्हड़ ने लिखा था राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, इनमें से कौन सी जो धारणा क्या है एक समान है। क्रमवाद का सिद्धांत, ईश्वर में विश्वास, आत्मा की अनश्वरता या फिर कठोर तप या वैराग्य। तो सही आंसर दोस्तों आपका कर्मवाद का सिद्धांत। इन सभी में क्या है समानता है कि जैसा जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल भोगना होगा। ठीक है, उसी के अनुसार उस मनुष्य के क्या होता है जन्म होता है। ऐसा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म सभी में क्या था ये भावनाएं विद्यमान थी। क्वेश्चन 40। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किस लिए। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए या फिर इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 40। तो सही आंसर दोस्तों आपका बिहार जो है आपका जैन धर्म के लिए भी फेमस है। ठीक है, सिखों के लिए भी फेमस है क्योंकि जब आपका सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जो जन्म हुआ था पटना साहिब में ही हुआ था। बौद्धों के लिए तो है ही दोस्तों, यहीं पर जो है भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही आंसर दोस्तों आपका इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हिंदू धर्म गीता बिल्कुल सही, बौद्ध धर्म धम्मपद ये भी सुमेलित है, मुस्लिम धर्म के लिए कुरान ये भी सही है, जैन धर्म के लिए क्या होगा ये नहीं है त्रिपिटक। ठीक है, बाकी बाइबिल जो है आपका ईसाई धर्म से संबंधित है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन 42। इनमें से भी कौन सा सुमेलित नहीं है। मालविकाग्निमित्र, ठीक है, कालिदास ये भी सुमेलित है, कर्पूर मंजरी, हर्ष 42 यही आपको सुमेलित नहीं है। जो हर्ष थे दोस्तों इसने नागानंद, रत्नावली इनके बारे में जो है लिखा था। बाकी मुद्रा राक्षस आपका क्या है विशाखदत्त से संबंधित है।
सौंदरानंद अश्वघोष से संबंधित है। और मालविका अग्निमित्र, ठीक है, इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा का वर्णन किया है कालिदास ने, इसका भी इन्होंने ही लिखा था, लेकिन कर्पूर मंजरी इन्होंने नहीं लिखा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त कौन सी धातु थी, सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। तो सही आंसर दोस्तों आपका तांबा। क्या सही है, तांबा। क्वेश्चन 44, प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य का मतलब क्या होता है, चीर फाड़ करने वाले औजारों का उपयोग बहुत आम बात था। या फिर तीसरी शती में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ठीक है, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो आंतरिक अंग थे उसका ट्रांसफर होना शुरू हो गया था। पाँचवीं सदी ईस्वी में कोण के यानी कि जो साइन है ज्या, इसका विकास का सिद्धांत जो है पता हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, या फिर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 44, सही आंसर दोस्तों आपका पहला सही है। विशिष्ट शल्य औजार जो थे दोस्तों, इनका उपयोग बहुत आम बात थी, ये भी लोगों को पता हो गया था। लेकिन तीसरी शती ईस्वी में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू नहीं हो पाया था। बाकी आपका थर्ड और फोर्थ सब सही है। इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन 45, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे। बौद्ध मत का एक पंथ था, जैन मत का एक पंथ था, एक गणतांत्रिक जनजाति थी, या फिर चोलों के सामंत थे। क्वेश्चन 45, यौधेय जो थे दोस्तों एक गणतांत्रिक जनजाति का नाम था। क्वेश्चन 46, बोरोबुदूर किस लिए प्रसिद्ध है। जावा में 12वीं सदी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय बहुत बड़ा मंदिर है, या फिर जावा में 8वीं शताब्दी में निर्मित एक बृहत स्तूप है, या फिर तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल है, या फिर गुजरात में एक जैन मठ है। क्वेश्चन नंबर 46, तो सही आंसर दोस्तों आपका जावा में 8वीं शताब्दी में ईस्वी में निर्मित एक बृहत बहुत बड़ा क्या है, स्तूप है। ठीक है, जैसे सांची का स्तूप है जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से बोरोबुदूर भी इसीलिए फेमस है, कहाँ पर है, जावा में है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बीच में 46 क्वेश्चन विविध भारत से। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।